तो स्वागत है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेक्चर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैंने शुरुआती कुछ लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग भूल चुके होंगे, इसलिए मैं वापस से नट सेल में उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। उसका वीडियो ऑलरेडी था जो मैंने कॉपी पे रिकॉर्ड किया था और उसमें बहुत अच्छे से वो डीसी पांडे पे रिकॉर्डिंग है, तो मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें और वो आपको भेजा जाएगा आज वापस से उस लिंक को। उसको सही से ईमानदारी से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इसका नहीं बना हुआ तो। लेकिन उसमें जो जो बात था मैं नट सेल में उसको बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैक्सवेल ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था? मैक्सवेल ने स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व किया था। स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन। एक बात और, अगर मैं किसी साइंटिस्ट का नाम लिखूं तो वो सही हो ऐसा जरूरी ना हो, तो उसका स्पेलिंग गलत भी हो सकता है। EI आप वो अपने देख लीजिएगा, कोई बात बोलता है कि सर गलत लिखा है, इसलिए अगर मैं किसी साइंटिस्ट का नाम लिखूं तो आप अपने में नेट से सर्च करके वो देख लेना, ठीक है। तो मैक्सवेल ने स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व किया और एक वेव के बारे में पता किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसे वेव होते हैं इनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये क्या फॉर्म करते हैं? क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट मतलब चोटी, ये इस तरह का, सो क्रेस्ट कहते हैं इसको, ट्रफ कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन कंपोनेंट होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इक्वेशन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें E नॉट इंटू, इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, E नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ये फाई को हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी को, के को एंगुलर वेव नंबर। के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। और ये x बताता है कि वेव किधर जा रहा है। ये जो यहां लिखा हुआ है वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड EY में है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है? Y में। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो Z में होगा। मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगा? Z में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर वेव x में प्रोपगेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड y में और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होगा B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ध्यान रहे इक्वेशन में ये वाला टर्म दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। खाली E नॉट B नॉट में फर्क आएगा। दो तीन पॉइंट। पहला, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है E नॉट बाय B नॉट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? E नॉट बाय B नॉट। मतलब E नॉट बाय B नॉट का वैल्यू किसके बराबर होगा? 3 into 10 to the power 8 मीटर वैक्यूम में। और इसी का वैल्यू होता है 1 by अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद हो तो यहां रखिए, तो ये 3 into 10 to the power 8 आ जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू याद है कितना होता था? 4 पाई into 10 to the power minus 7। याद रख देते हैं 4 पाई into 10 to the power minus 7। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या याद है? 8.85। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था 1 by 4 पाई इंटू 4 पाई के बगल में 10 to the power 9। याद है? के क्या था? 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी का वैल्यू कितना था? 9 into 10 to the power 9। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 1 by 4 पाई इंटू 9 into 10 to the power 9।
हाँ, इसी को सॉल्व करते तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। इस वैल्यू को देखो यहां रख देंगे एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई इंटू 4.9 इंटू 10⁻9 और म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻7 4 पाई कट जाएगा 10⁻⁻7 ऊपर में था ही, यहाँ 10⁻9 था, उसको ऊपर में लिखेंगे 10⁻⁻9 10⁻7 माइनस में है इंटू 10⁻⁻9 10⁻⁻16 रूट लेंगे 10⁻, ऊपर जाके 10 और 1/9 का रूट 1/3 ऊपर जाके वो 3 जाके कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी इतना मैं समझा दिया आपको। ये लाइट के स्पीड के बारे में फॉर्मूला हो गया। दूसरा बात कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है ना, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है वो E क्रॉस B से आता है। किससे आता है? E क्रॉस B से। मतलब राइट हैंड के चारों फिंगर को E के तरफ ले जाइए, कर्ल को B के तरफ मोड़िए, पाम B के तरफ देखे तो थंब किसका डायरेक्शन देगा? वेव प्रोपगेशन का। फॉर एग्जांपल आप इस केस में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? Y में। किसी इंस्टेंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड Y में है, मैग्नेटिक फील्ड Z में है, तो वेव किधर प्रोपगेट करेगा? X में। अब देखो राइट हैंड के चारों फिंगर को Y की तरफ ले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, किसकी तरफ ले जाएंगे? पहले वेक्टर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। पाम देखिए दूसरे की तरफ, B की तरफ देखना चाहिए, तो यूं करके ले जाएंगे। देखो पाम इधर देख रहा है ना, B की तरफ, B इधर की तरफ है, Z इसको बोलते हैं, X इधर देखिए था। तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और मैंने आपको बताया था कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कितने हैं? 7। उनका एक सीक्वेंस मैंने आपको याद करवाया था और वो याद करना इंपॉर्टेंट है। मैंने फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताया था। आपको सबका फ्रीक्वेंसी भी याद रखना है, आपको सबका वेवलेंथ भी याद रखना है। कोई एक याद रखोगे दूसरा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ का प्रोडक्ट कितना होता है? C के बराबर। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ का प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है? C के बराबर। तो अगर फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे तो वेवलेंथ निकल जाएगा, वेवलेंथ याद रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। आप वो टेबल देख लीजिएगा, उसमें आपको जो आसान लगे वो याद रख लीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था वो कहानी एक बार याद लाता हूं। मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अगर चलें, फ्रीक्वेंसी नीचे जाने पे बढ़ रहा होगा, इंक्रीजिंग, तो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी वाला होता है रेडियो। रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। ट्रस्ट मी, इस बार जेईई मेंस 2020 में ये क्वेश्चन आया था। 3 वेव दिए हुए थे, आपको उनको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, किसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। और बच्चों ने ये भी गलत करके आया है, और इनमें से कब से एक था। सोचिए, ये सब आसान चीज नहीं गलती करना है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो का, इसको मैंने ऐसे बताया था आपको कि सबसे छोटा होता है देखने में रेडियो। रेडियो वेव का यूज रेडियो कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। उसको उठाओ और उठा के कहां डाल दो? माइक्रोवेव में, वो थोड़ा बड़ा दिखता है। तो दूसरा होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का क्या क्या यूज है अगर आप पूछना चाहेंगे हमसे, तो सबसे पहले तो माइक्रोवेव ओवन में यूज किया जाता है। दूसरा, माइक्रोवेव का रडार कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है। किसमें? रडार कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है माइक्रोवेव का। क्रिकेट देखते हो आप लोग, उसमें जो क्रिकेट का बॉल है उसका स्पीड जो मेजर किया जाता है माइक्रोवेव से। क्रिकेट और टेनिस बॉल का स्पीड माइक्रोवेव से मेजर किया जाता है। थर्ड, तो रेडियो को उठाए कहां डाल दिए? और देखेंगे माइक्रोवेव में डाल के। और देखते तो हम लोग टीवी में भी हैं। टीवी का क्या होता है? रिमोट। तो जैसे ही रिमोट ऑन करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा? इंफ्रारेड रेज निकलेगा। क्या निकलेगा? इंफ्रारेड रेज निकलेगा। ये नेकेड आई से नहीं दिखता, कोई भी नेकेड आई से में से नहीं दिखता। इंफ्रारेड रेज निकलेगा जो कि टीवी के रिमोट में होता है। आप चाहो तो उसको कैमरा ऑन करके देख भी सकते हो, कैमरा से वो दिखेगा, नेकेड आई से नहीं दिखता। कलर टीवी के रिमोट में होता है। कैमरा क्योंकि इंफ्रारेड को देख सकता है, क्योंकि कैमरा जो है इंफ्रारेड को देख सकता है, इसलिए फॉगी वेदर में, जब वेदर कैसा होता है?
फॉगी होता है तो नॉर्मल कैमरा फोन का उतना अच्छा कैमरा ना ले पाए, लेकिन डीएसएलआर वगैरह अच्छा फोटो लेता है। फॉगी वेदर में तो और अच्छा फोटो लेता है। वो एकदम बोलते हैं कि एकदम कूल मौसम है फोटो खिंचाने का, है ना, क्योंकि वो इंफ्रारेड रेज को भी कैप्चर कर पाता है। तो फॉगी वेदर में फोटोग्राफी के लिए भी किसका यूज किया जाता है? इंफ्रारेड रेज का। ठीक है। फोर्थ, टीवी ऑन किए तो टीवी विजिबल हो गया, तो विजिबल देखने में हेल्प करता है। किसको देख रहे हैं? युवराज सिंह, यूवी, है ना। ठीक। देखते देखते क्या हुआ भाई, तो हम बताया थे कि मेरा भाई आया और वो रिमोट से चैनल चेंज कर गया, और चैनल चेंज करके सीआईडी लगा दिया। वो सीआईडी बहुत पसंद है। सीआईडी अपने आते हैं डॉक्टर तारिका और डॉक्टर सालुंखे साहब। अब सब लोग अलग अलग लोग को देखते होंगे, है ना। अभिजीत तारिका पे लगे रहते हैं, जो भी। तो वो लोग किस में काम करते हैं? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में। तो उसमें भी यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है। काउंटरफीट करेंसीज को पता करने के लिए भी यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है। जो मैं यूज बोल रहा हूं ना, इसका टेबल बना हुआ याद रखना है, यही आपको क्वेश्चन में रहेगा कि ये यूज होता है यहाँ पे, कौन सा वेव है ये। ठीक है, समझ पा रहे हो बिल्कुल। यूवी रेस कहाँ यूज होता है? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में। फिर मेरी बहन आई, वो चैनल चेंज करके लगा दी धूम थ्रू देखे हो तुम लोग, ऋतिक रोशन वाला। तो उसमें ऋतिक रोशन चोर रहता है, ऐश्वर्या राय भी चोर रहती है, दोनों को वेल में जाता है। हाँ, चोरी करने को वेल में जाता है, जब पहली बार दोनों साथ आमने सामने होता है। ठीक है, तो वो ऋतिक रोशन को चश्मा पहना हुआ होता है। ठीक है, कुछ चोरी कर जाता है, पता नहीं क्या था वो, और उसके चारों ओर एक अलार्म रहता है, यूवी रेज का अलार्म रहता है। उसको बगला अलार्म कहते हैं, जो कि नेकेड आई से नहीं दिखता है, लेकिन जैसे उसको क्रॉस करोगे अलार्म बच जाएगा। तो वो ऐश्वर्या राय बचना चाहती है उसको चुराने के लिए, तो उसको दिखाता है, देखो ये तुमको नहीं दिख रहा ना, मैं चश्मा से दिख रहा है। तो यूवी रेज से वो भी दिखता है, बगले अलार्म्स में इसका यूज होता है। अब कभी देखोगे रोड पे ना, यहाँ पे कश्यप आई मेमोरियल हॉस्पिटल है। ठीक है, कभी उसका एड देखोगे बैनर का, तो बैनर में लिखा रहता है कि आंख का ऑपरेशन कराइए यूवी एंड लेसिक से। लेसिक एक चीज होता है, टर्मिनोलॉजी होता है मेडिकल फील्ड में। यूवी रेज का इस्तेमाल आई सर्जरीज में भी होता है। ठीक है, इसमें एक यूज है। तो कौन किसको देख रहे थे? युवराज सिंह को देखते देखते ऐड आ गया। ऐड लेके कौन आई? हेमा मालिनी, केंट ROMU से, है ना, एकदम प्योर पानी पीजिए। तो यूवी रेज का इस्तेमाल वाटर प्यूरिफायर्स में जर्म्स को भी किल करने के लिए किया जाता है। खेलते खेलते युवराज सिंह को चोट लग गया। चोट लगा तो कहां जाएगा? हॉस्पिटल। क्या करवाने? एक्सरे करवाने गया। एक्सरे का यूज क्या है? बोन्स में फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको पता चला हमको कैंसर है। युवराज सिंह को आपको पता हो तो कैंसर हुआ। तो वो एक्सरे के हेल्प से सोचा कि कैंसर को भी ट्रीट कर ले। तो एक्सरे का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। किसमें होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक करने के प्रोसेस में होता है। लेकिन उसका कैंसर ठीक नहीं हुआ। वो एरोप्लेन से उड़ के कहां चला गया? अमेरिका। अमेरिका जाकर के वो गामा रेज के हेल्प से कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करवाया। तो कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका यूज होता है? वर्ड्स ध्यान दीजिएगा। कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करने में गामा रेज का यूज होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में एक्सरे का यूज होता है। क्योंकि गामा रेज बहुत हाईली पावरफुल होता है। इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये बड़े से बड़े मेटल ब्लॉक्स को पेनिट्रेट कर सकता है, उसके अंदर जा सकता है। तो बड़े से बड़े मेटल ब्लॉक्स में क्रैक अगर कहीं है, खास करके रेल के पटरी वगैरह में कहीं क्रैक्स है, उस क्रैक्स को, मेटल्स में क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए गामा रेज का यूज होता है। इसका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा होता है कि बड़े से बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर के थिकनेस को पेनिट्रेट कर सकता है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, वो लोग जो होता है वो सब जगह जाके चेक करता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं भी वो ब्लास्ट हो सकता है। जैसे चेरनोबिल एक जगह था, फुकुशिमा एक जगह था, यहाँ सब ब्लास्ट हो गया था न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत जाने गई थी। अभी ईरान अमेरिका को नजर दिखा रहा है। ईरान न्यूक्लियर डील से ट्रंप हुआ, भाग गया। ईरान बोलता है हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। अमेरिका चाहता नहीं कि बनाने दें, क्योंकि वो लोग को न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया गया, सऊदी अरब का देश, मतलब उधर का कोई देश, मिडिल ईस्ट का, तो लोग बहुत पावरफुल हो जाएगा। और पावरफुल आदमी से कोई लड़ता है तो अपने घर में अगर तुम बहुत कमजोर हो तो तुमको 10 को दुश्मन मिल जाएगा, और एक दिन तुम AK-47 लेके घूम जाओ,
हाँ मिलेगा कोई ठोक देना बुला देना। खैर तो गामा रेज बहुत ज्यादा हाई पेनिट्रेटिंग पावर का होता है और ये बड़े से बड़े मेटल्स के ब्लॉक को पेनिट्रेट कर सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है उसको देखने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसका होता है, सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उल्टा हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। ठीक है, यही चीज आपको याद रखना है। तो उन वीडियोस में मैंने आपको टेबल्स बना करके सारा समझाया था, एक बार उसको वापस से देख लीजिएगा। ठीक है, एक बात जो मैंने वहां नहीं पढ़ाया था, इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि उस टाइम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़े थे, उस चीज को मैं यहां वापस से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से भी पढ़िएगा। ठीक, इसको नोट कीजिएगा। चलिए, तो एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था वो है मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ। मैक्सवेल ने जब स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व किया तो 6 बातें कही। कितनी बातें? 6 बातें। एक बात तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, 5 बातें और क्या कही वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन 5 बातों को मिला करके मैक्सवेल्स 4 लॉज कहते हैं। मैक्सवेल्स 4 लॉज कहते हैं, लेकिन उसमें 5वां बात छुपा हुआ है, तो उसे पढ़ेंगे हम लोग। तो हेडिंग डालिए मैक्सवेल्स 4 लॉज। मैक्सवेल्स 4 लॉज। मैक्सवेल ने जब स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व किया तो पाया कि पूरा फिजिक्स रिलेटेड है, पूरा फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। मैक्सवेल ने स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व करके जो पहला कंक्लूजन निकाला वो यह था कि इंटीग्रेशन E डॉट ds in a closed loop is Q enclosed by epsilon naught। ये तो पढ़ा लग रहा है। ये क्या है? दिस इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या है? गॉस लॉ इन। सोच के देखिए, स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको सॉल्व करने से आया। इस लॉ के बारे में पूछा गया, मैक्सवेल से पूछा कि क्या कहना चाहते हैं आप। उन्होंने कहा कि ये लॉ हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओपन कर्व है। क्या है वो? ओपन कर्व। क्योंकि E डॉट ds का मतलब तो फ्लक्स होता है। E डॉट ds का क्या मतलब होता है? और फ्लक्स जीरो नहीं है। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है उतना ही वापस आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वो ओपन कर्व है। तो एक बार निकल गया तो फिर वापस आने का जरूरत नहीं है। तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर open curve and conservative in nature नेचर में क्या होते हैं? ये कंजर्वेटिव होते हैं। इसको लोग मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। ये क्या है? फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ मैक्सवेल ने कहा कि इंटीग्रेशन B डॉट ds इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। ये भी पढ़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस लॉ इन मैग्नेटिक्स। गॉस लॉ इन मैग्नेटिक्स। और ये लॉ हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व and non-conservative in nature और ये non-conservative nature। थर्ड लॉ मैक्सवेल ने कहा कि इंटीग्रेशन E डॉट dl इन अ क्लोज्ड लूप, इंटीग्रेशन E डॉट dl, इसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये उन्होंने कहा कि माइनस d बाई dt ऑफ इंटीग्रेशन B डॉट ds होता है। ये भी आपने पढ़ा है, गौर से देखो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
ये लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्लोज लूप होना जरूरी नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं डॉट डीएल, तो बी ए बी ये पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल्स टू माइनस ये क्या होता है बी डॉट डीएस मैग्नेटिक फ्लक्स। ये पढ़े हो? बी ए बी को आप ईएमएफ भी कहते हैं। क्या है ये? क्या है ये? फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये हमें बताता है, क्या बताता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, इंड्यूसेस ईएमएफ। तो जरा आप सुनिएगा सब बात ध्यान से। मैक्सवेल ने सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास है, मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब? बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बैटरी जब कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर में तो उसमें क्या फ्लो करता है? चार्ज, करंट होता है। और करंट कैरिंग कंडक्टर ही क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है किसी सरफेस से, किसी लूप से, तो क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ, है ना? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट होता है, करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स से वापस से करंट होता है ना? मैक्सवेल ने ये सोचा कि ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? तो उन्होंने इसको स्टडी किया, और स्टडी करते वक्त उन्होंने पाया, ये फोर्थ लॉ में उन्होंने पाया कि जो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लिखते हैं ना, कौन सा लॉ? वो क्या लिखते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I, है ना? क्लोज लूप होता है एम्पियर सर्किटल लॉ में, तो क्लोज लूप होता है। B डॉट dl क्लोज लूप में ना म्यू नॉट I होता है, B डॉट ds क्लोज लूप में 0 होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर मैक्सवेल ने कहा कि इसको आज से आप एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ कहिएगा। क्या कहिएगा? सब बोले कि बस इसमें क्या मॉडिफिकेशन किए जो आपका नाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये जो करंट है, इस करंट के बारे में मैक्सवेल साहब ने कहा कि मैं बताता हूं बहुत डिटेल में। एम्पियर ने बहुत अच्छे से नहीं बताया आपको। एम्पियर ने आपसे ये कहा ही नहीं कि ये करंट दो तरह का हो सकता है। एम्पियर ने तो यही माना कि करंट आज तक सिर्फ एक ही टाइप का होता है, इसको कंडक्शन करंट कहते हैं, जो आज तक आप पढ़ते आए हैं कि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt। कंडक्शन करंट क्या होता है? dq by dt। जो आज तक पढ़ते आए हैं उस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिकली कंडक्शन करंट। करंट यही होता है ना जी, dq by dt। ऐसे घूर के हम ही पढ़ा है। करंट क्या होता है? dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है? कंडक्शन करंट बोलते हैं उसको। लेकिन एक और तरह का भी करंट होता है। तुम लोग सोचोगे सर आज तक काहे नहीं बोले कंडक्शन करंट? आज तक जरूरत नहीं पड़ा, आज तक एक ही करंट पढ़ाना था। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट बोलते थे, आप समझ जाते थे dq by dt। बोलो, समझते थे ना? आज जरूरत पड़ा क्योंकि मैक्सवेल भाई साहब कह रहे हैं कि करंट दो तरह का होता है। एक होता है कंडक्शन करंट और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। दूसरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम लोग ID से लिखेंगे, और ये होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू d by dt ऑफ phi e। एप्सिलॉन नॉट इनटू d by dt ऑफ phi e। Now what is phi e? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। phi e क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैक्सवेल ने कहा कि आगे से इस इक्वेशन को आप ऐसे रखिएगा, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC के बदले क्या लिख दीजिए? dq by dt प्लस एप्सिलॉन नॉट इनटू d by dt ऑफ phi e। इसको हम लोग एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ कहते हैं। तो इस लॉ में कोई सब दिक्कत नहीं हमें,
कि हम लोग तो ये पहले भी पढ़े हैं। दिक्कत ये है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो नहीं पढ़े हैं इसको समझा दीजिए थोड़ा अच्छे से, क्या होता है, कितना होता है, कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हो जाए तो बात तो समझ में आ जाएगी पूरी बात। तो यही 5 बातें मैक्सवेल ने कही, 6 बात टोटल था। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा ये फर्स्ट लॉ, तीसरा ये सेकंड लॉ, चौथा ये थर्ड लॉ, पांचवा ये मॉडिफिकेशन और छठा एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को बहुत डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल भी थोड़ा सा है, तो उतनी ही बातें मुझे जाननी है, उतना बात काम चलाने के लिए हमारे लिए काफी होगा। नोट कीजिए इसको। शुरू करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। बस 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। पहला पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। यह एक करंट है जो कि उस रीजन में जनरेट होता है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करे। क्या कहा मैंने? इट इज द करंट generated in a region in which electric field changes with time। तो किस रीजन में जनरेट होता है? जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो। और ये कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाय dt ऑफ phi e। एंड व्हाट इज phi e? ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रिक करंट चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज करेगा। phi e क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। phi e का वैल्यू लिखेंगे E डॉट A, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। जैसे अगर आप में से कोई पूछे कि सर कोई एग्जांपल देके बताइए कहां ऐसा रीजन मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, जब कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तब, उस समय की बात है। कौन देखिए, अगर ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है, हमने पढ़ा था जब कैपेसिटर में बैटरी लगाते हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये कैपेसिटर क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मतलब 1 मिली सेकंड के समय में ही या उससे भी कम में ये कैपेसिटर क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। आप सोचिए 0 से उस 1 मिली सेकंड के बीच का टाइम, 0 से उस 1 मिली सेकंड के बीच का टाइम, उस समय किसी इंस्टेंट पे यहां से dq चार्ज निकला होगा, उस इंस्टेंट पे यहां पर इस प्लेट पर प्लस q चार्ज हुआ होगा, इस प्लेट पे। उस इंस्टेंट पर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? चार्ज अभी जा रहा है ना। हम लोग पढ़े हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। लेकिन कब? जैसे ही कनेक्ट किए तो 1 मिलीसेकंड तक करंट फ्लो करता है। 1 मिलीसेकंड के बाद वो क्या हो जाता है? कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, फिर करंट लेना बंद कर देता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन विद इन दैट 1 मिलीसेकंड जब वो चार्ज हो रहा है तब तो इस वायर में चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस वायर में कौन सा करंट होगा भाई? चार्ज के फ्लो होने से कौन सा करंट होता है? कंडक्शन करंट। तो इस वायर में कौन सा करंट दिखेगा? कंडक्शन करंट। कितना? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dq बाय dt। लेकिन अब ये जो 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, इसके बीच के इस रीजन के बारे में सोचिए। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग याद किए हैं, ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी ऐड हो जाता है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए कितना हो गया? q बाय a एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ये q का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? टाइम वेरिंग। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स का बीच का रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ, और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है उस रीजन में, उस हवा में, सोचिए उस हवा में क्या जो
जनरेट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट इज जनरेटेड. कंडक्शन करंट वायर में फ्लो करता है. कंडक्शन करंट वायर में फ्लो करता है. डिस्प्लेसमेंट करंट हेयर में जनरेट हो गया. और क्यों जनरेट हुआ? बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, कितना जनरेट हुआ अगर ये पूछा जाए तो निकालिए इस फॉर्मूले से. ID is equals to epsilon naught into d by dt of phi e. और phi कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? Q by a epsilon naught into एरिया a. तो a कट गया, epsilon naught तो कांस्टेंट है, बाहर के कट जाएगा, तो ID कितना हो जाएगा? मतलब IC. फिर अब तो ये बात याद रखने वाला हो गया कि जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं किसी डीसी के हेल्प से, तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है वो किसी इंस्टेंट पर, उसी इंस्टेंट पर उस वायर में फ्लो होने वाले कंडक्शन करंट के. क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? इसको मैं लिख दे रहा हूं. द डिस्प्लेसमेंट करंट generated between two plates of a capacitor being charged by a DC source at any instant is equals to conduction current flowing in the circuit at that instant. क्लियर है? पक्का? तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको 3-4 बातें याद रखनी है. पहला, डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सवेल ने ढूंढा था, कहां जनरेट होता है? उस रीजन में जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ. फॉर्मूला ये होता है ID is equals to epsilon naught d by dt of phi. phi क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसका कोई एग्जांपल क्या है? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो किसी इंस्टेंट पे कंडक्शन करंट होता है dq by dt. इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? q by a epsilon naught. यहां मैंने एक चीज दिखा दी कि मैंने एक एरिया कंसीडर किया इस तरह से, जिसका एरिया प्लेट के एरिया के बराबर है. उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में cos 0 का वैल्यू 1 लिए. तो इस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे, डिस्प्लेसमेंट करंट निकाले, और मिला कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर. हमेशा नहीं होता है, इस केस में बराबर होता है, और ये बात हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे. क्लियर? इतनी ही बातें आपको डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ना है. तो वक्त आगे करने का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. कोई दिक्कत इसको किसी को? चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. हैव अ ग्रेट डे.